plate capacitor of parallel plate capacitor when dielectric slab when dielectric slab is placed between them, placed between plates, between plates। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें किस तरीके से मिलेगी। एक मिनट बेटा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक पे पॉजिटिव चार्ज रहा एंड दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रहा। नेगेटिव वाले को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? अर्थ से। इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज रहा, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज रहा। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू वाले ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज है, समझिएगा, बाहर से बेटा चार्ज नहीं होता है। प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस। यहाँ पर बेटा इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से। क्या कर दिया यहाँ पे? ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। टोटल डिस्टेंस सेपरेशन डी है, इनके बीच का ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? टी होगा। यानी थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा? टी होगा। अब देखिए इनके बीच का जो ये डिस्टेंस बचा हुआ है, ये इतना एंड ये इतना, ये कितना होगा? डी माइनस टी होगा। क्या होगा? डी माइनस टी होगा। ये डी होगा और ये डी होगा, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालने के लिए चलोगे, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ठीक है। तो बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई मान लीजिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया आपने? ई मान लिया। क्या मान लिया? ई मान लिया। तो चलिए अब देखते हैं इस चीज को। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन एयर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन एयर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट्स इन एयर। एयर में, एयर का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। ई नॉट की वैल्यू निकालो। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? तो ई का फार्मूला होता है किसी एक प्लेट के लिए से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A न्यूटन पर कूलम। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A न्यूटन पर कूलम। एंड डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना होगा? तो मान लीजिए इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन magnitude of electric field in dielectric slab, dielectric slab equals to कितना होगा?
इक्वल्स टू होगा q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो देखो बेटा, जब यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से आप क्या निकालोगे, उनके लिए भी निकालोगे। तो पहले केस में भी निकालो और दूसरे केस में भी निकालो, पहले केस में भी निकालो और दूसरे केस में। तो दोनों का जब v निकालोगे तो देखो v का फार्मूला क्या होता है, v का फार्मूला होता है e इंटू डिस्टेंस सेपरेशन दोनों के बीच का। बेटा यहां पर जब v निकालोगे तो v इक्वल्स हो जाएगा e नॉट d माइनस t। समझिएगा क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, d माइनस t, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में करता है v इक्वल्स टू e इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। तो क्योंकि अभी हम कल ही तो पढ़े थे e इक्वल्स टू dp बाय dr होता है dr। तो dp इक्वल्स टू कितना होगा, dp इक्वल्स टू e dr कितना होता है e dr। तो बेटा ये डिस्टेंस सेपरेशन है, ये v है ये e है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना हो जाएगा, एयर में d माइनस t कितना हो जाएगा, d माइनस t। तो यहां पर ये v नॉट की वैल्यू क्या हो गई। यहां पर देखिए दूसरे वाले केस में, जब दूसरे केस में लेकर चलोगे तो यहां पर v डैश मान लो इसे, तो v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा e into d, e into d कितना हो जाएगा, e into d। तो नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का जो नेट पोटेंशियल होगा v इक्वल्स टू v प्लस v नॉट प्लस v डैश। बेटा यहां पर ये हो जाएगा e नॉट d माइनस t, और यहां पर हो जाएगा कितना, प्लस e into t, e into t। अब करना क्या है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो यहां पर e नॉट की वैल्यू कितनी होगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t, और यहां पर हो जाएगा k की जगह पे q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट इनटू t। बेटा इसमें से इसको कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लो, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन ले लो। तो कितना मिला, मिला d माइनस t इन वन ब्रैकेट प्लस t अपॉन k, t अपॉन k। ये हो गया बेटा। जब v की वैल्यू हो गई तो कैपेसिटेंस निकालो। नाउ c इक्वल्स टू q बाई v। तो बेटा देखो क्या होगा, q रखो और v की वैल्यू रखो। v की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस t बाई a। ये हो गया। तो बेटा q से q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। बेटा ये डायरेक्ट में आ गया, नोट करो इसे। इसमें और बहुत से केसेस मिलेंगे बेटा, तो जल्दी से कैपेसिटेंस नोट करो। किया गया, फिर से ध्यान दीजिएगा प्लीज आप लोग। हमने पहले एयर वाली केस में कैपेसिटेंस निकाला तो कितना मिला बेटा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। फिर v निकालना हुआ तो v का फार्मूला होता है E into distance separation between plates। तो E लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी और डिस्टेंस सेपरेशन था d माइनस t। यहाँ पर E की वैल्यू क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो k q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट, क्या है, q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मिला, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। E equals to q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर v डैश मान लिया इसके पोटेंशियल को, e into t मिला। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। तो ये मिला e into t। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v नॉट प्लस v डैश। बेटा वैल्यू रख दी यहाँ पे, इनकी वैल्यूज को रख के q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर d माइनस t प्लस t बाई k मिल गया। तो यहाँ पर बेटा कैपेसिटेंस निकालेंगे तो q अपॉन v होता है, v की वैल्यू को रख दिया। जब v की वैल्यू को रखा तो q से q कैंसिल, और एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k इतने फैराड में
आपको आपका रिजल्ट मिला। प्लीज नोट इट आउट, इसको नोट करिए। तो इसके डिफरेंट केसेस पिक करते हैं कि अलग अलग केसेस कब कैसे मिलेंगे। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा वो होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो जिसको किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में रखने पर उन दोनों प्लेट्स के बीच की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। उन दोनों प्लेट्स के बीच की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे आपको क्या लगता है कि सेल्स के बीच में जो कोयले की रॉड पड़ी होती है, ग्रेफाइट रॉड, और बगल बगल में कोल फील्ड होता है, क्या रीजन है उसका बेटा? रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन कंडक्टिविटी जो है बेटा वो सिर्फ कैपेसिटेंस के ही हेल्पफुल होती है, बाकी सबके लिए वो हेल्पफुल नहीं होती है। अभी परसों क्लास में बताया था, अभी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से वहां तक चलेंगे। इसको क्लियर कर लिया सभी ने? श्रेयांश, किशन, अंशुमान, आदित्य, उज्जवल, तनय, प्रिया एंड अंश, इतना क्लियर है बेटा सभी के लिए? चलिए ठीक है। तो देखिए बेटा अब इसी में केसेस मिलते हैं, ये लास्ट वाला फार्मूला मैं रहने देता हूं, बाकी केसेस देखिए, अलग अलग केसेस हैं बेटा इसके लिए। एक केस ये होता है कि अगर पूरे इन बिटवीन स्पेस को, पूरे के पूरे इन बिटवीन स्पेस को हमने फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया बेटा? डाइइलेक्ट्रिक से। यानी स्पेस, फ्री स्पेस छोड़ा ही ना, एयर कहीं पर छोड़ा ही ना। तो उस कंडीशन में आपका जो ये होगा कैपेसिटेंस कितना होगा, ये चीज पहली रही। ठीक है। दूसरा, अगर थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस ले लिए, T1 T2 T3 थिकनेस के, और उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 K3 रहे, तब उनकी कंडीशंस क्या होंगी? और अगर इफ देयर बी अ स्लैब ऑफ मेटल जिसका K कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, यानी डाइइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट होगा, थिकनेस T होगी बिटवीन प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस कितना होगा? तो ये तीन कंडीशंस अलग अलग हम देखते हैं और समझते हैं। चलिए, पहली कंडीशन है बेटा आपके पास कौन सी? पहली कंडीशन है इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब fills entire the space between the plates. If dielectric slab fills the entire space between the plates, if dielectric substance fills the entire space between plates, अगर ये पूरा का पूरा स्पेस फिल कर लेगा, तो बेटा यहां पर if dielectric substance fills entire space between the plates, तो आपका जो D होगा वो T के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जब T ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर D माइनस टी की जगह पे क्या करोगे? T माइनस टी कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? D माइनस डी कर दोगे। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, तो वही रहेगा, बट D माइनस डी कितना हो जाएगा? 0 प्लस D बाई के। तो बेटा देखो यहाँ पर ये हट जाएगा और कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। ये क्या कब था? जब पूरा का पूरा किससे फिल्ड हो जाएगा बेटा आपका? यहाँ पर ये वो सब्सटेंस ही पूरी तरीके से इसको फिलअप कर लेगा, वो सब्सटेंस ही पूरी तरीके से इसको फिलअप कर लेगा तब। ठीक है। अब चलिए सेकंड केस क्या है? इफ मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक्स having thickness T1, T2, T3, T4 and dielectric constant K1, K2,
K3 ऐसे करते करते Kn तक ना। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखो क्या हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 T2 कितना Tn तक, और प्लस में क्या हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 T2 Tn अपॉन Tn अपॉन Tn। ये रहा, इतने फैरेड का रिजल्ट आपको मिलेगा, इतना फैरेड आपका ये होता है। ठीक है ना, कब, जब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक्स T1 T2 T3 T4 T5 Tn तक के थिकनेसेस में रहे, और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा, K1 K2 K3 K4 K5 K6, इस तरीके से आपको डाइलेक्ट्रिक मिलता रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लास्ट देखिए दिया जा रहा है, लास्ट के अभी दो और हैं, टू केसेस डिफरेंटली और दिए जा रहे हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस है, इफ देयर बी वैक्यूम इन होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, अगर वैक्यूम, इफ वैक्यूम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, जो टी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। जब टी जीरो हो जाएगा तो देखो सिर्फ डी अकेले बचेगा, तो सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, काम खत्म। मतलब ये कॉमन फार्मूला जो आपका होता था बस उतना सा। ठीक है, अब लास्ट केस है, इफ देयर बी अ स्लैब ऑफ मेटल, चौथा है इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट दे दिया जाए, तो इनफाइनाइट देख देने पर क्या होगा समझ रहे हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूला होता है पूरा का पूरा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K ना, तो K जब इनफाइनाइट हो गया तो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, तो बचेगा कितना, इतना, बस कितना, कितना फैरेड आपका रिजल्ट हुआ। जल्दी से बेटा इसे नोट करिए, चार केसेस अलग अलग है, प्लीज नोट इट डाउन, हरी आप जल्दी फटाक से। हो गया बेटा, चलिए अब देखिए, आपसे कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है जो अब बताने चल रहा हूं, जो अभी तक आपने फार्मूला पढ़ रखा था उसी फार्मूले में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस का केस है। जो फार्मूले आपने पढ़ रखे थे उन्हीं फार्मूलों में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस का केस है। देखिए, सबसे पहले उस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, तो फार्मूला आपको मिल रहा है क्या, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये इसमें
फैराड में। अब इसी में एक सब्स्टिट्यूशन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया बना करके, कहा गया, आपसे कहा जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when a copper plate of thickness 1/3 of separation between plates is introduced in the capacitor। तो चलिए देखते हैं बेटा इसे। आपसे कहा जा रहा है कि एक कॉपर प्लेट है, ठीक है, क्या है, कॉपर प्लेट है, तो देखिए इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, क्या, इसको ओपन कर दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, D तो है ही, इन दोनों में से T को कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो माइनस T को, तो माइनस T को जब कॉमन लिया तो यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 1/k। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये कैलकुलेशन के रेट को थोड़ा सा इजी कर देता है, ये जो होता है ये कैलकुलेशन के रेट को थोड़ा सा इजी कर देता है, तो कैपेसिटेंस आप इससे भी निकाल सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर जिस स्पेसिफिक प्लेट को, कॉपर प्लेट को इंट्रोड्यूस किया है, उसकी थिकनेस कितनी है, तो देखो सबसे पहले तो मेटल प्लेट है, ठीक है, तो एक चीज जानते रहिए, इन केस ऑफ मेटल प्लेट, कोई भी मेटल की प्लेट अगर होगी तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी मेटल प्लेट होगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल के केस में कभी भी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया नहीं जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टी कितना दिया गया, टी दिया गया d/3 यानी 1/3 ऑफ डिस्टेंस सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है उसका 1/3 दिया गया थी। अब आपसे कहा जा रहा है कि वैल्यू को सॉल्व करिए, तो बड़ा सिंपल सा केस है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस d/3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो बेटा ये तो जीरो हो गया पूरा पूरा, यहां पर ये कितना बचेगा, तो कितना मिलेगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना मिलेगा, 2d अपॉन 3, 3 रहेगा तो कितना रहेगा, ये मिला, तो आप सीधा से देखो क्या मिला, C equals to 3/2 of the इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कैपेसिटेंस जो होता है उसका 3/2 पार्ट मिला, कितना मिला, 3/2 पार्ट मिला, तो 3/2 का मतलब 1/1.5, तो C equals to कितना हो गया, K को इंट्रोड्यूस करने के बाद 1.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस, ये मिला सीधे सीधे, आएगा समझ में। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, थिकनेस जनरलाइज केस देखो, इफ thickness T equals to D by N, समझो कितना रहा थिकनेस, अगर D by N रहा, जैसे यहाँ 1/3 था तो ऊपर 3 हुआ, नीचे 2 हुआ, तो बेटा कैपेसिटेंस कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक के रीजन से K, ठीक है। मेटल का केस है बेटा, ये किसका केस है, मेटल का केस, मेटल के लिए देखिए क्या होगा, नॉन मेटल के लिए भी बता रहे हैं, मेटल के लिए कितना हो जाएगा, N अपॉन N बाई 1 इंटू सी नॉट, या फिर के एप्सिलॉन नॉट डाल दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डाल दो, ठीक है ना, ये होगा, चाहे इसको ऐसे लिख दो और चाहे लिख दो n, क्योंकि देखो 1/3 हुआ था तो ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर जितना है नीचे उससे एक कम, तो यहाँ पर n अपॉन n माइनस 1 इंटू सी नॉट इनिशियल का ये। लेकिन अगर मेटल ना रहा, ये मेटल ना रहा, तब क्या होगा, तब तो के हटेगा नहीं, तब तो के हटेगा ही नहीं, तो देखो बड़ा सिंपल सा सॉल्व करो, C के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहां पे कितना होगा बेटा, D माइनस D बाई N इन ब्रैकेट, कितना होगा ये,
क्या होगा? तो k-1 अपॉन k, k-1 अपॉन k, तो यहां पर हो जाएगा n ऊपर जाएगा n एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन ले लो n-1 इंटू nd माइनस d इन ब्रैकेट k इंटू k-1 अपॉन k। ठीक है ना? या k a एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो, k को भी ऊपर लेके जाओ यार। c k इक्वल्स टू k n k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू n-1 और यहाँ पर k-1 ये होगा। हालांकि ये केस आपके यहाँ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये पेपर में आता ही नहीं। पेपर में ये आता है, पेपर में ये आता है, लेकिन दिमाग में एक चीज आपके आती है कि अगर हमें ऐसा कुछ दे दिया गया जहां पर मेटल ना रहा तब क्या करेंगे? तो ये करेंगे बेटा। ठीक है ना? जल्दी से नोट कर लो, यहाँ तक फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल लीजिए। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर पे चलते हैं, चलते हैं। हो गया बेटा? चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आपने अभी वो इंट्रोड्यूस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, वो और ये उसी का एप्लीकेशन है बेटा ना। ये दोनों जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। हो गया बेटा? चलिए ठीक है। अब अगला केस देखिए। अगला केस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए हम। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, तो चार्ज कैपेसिटर में देखिए बेटा क्या मिलता है। इसमें देखिए जब आप किसी स्पेसिफिक बैटरी को लेते हो तो इसमें फार्मूले कैसे हैं पॉसिबल। तो देखिए सबसे पहला तो होता है U इक्वल्स टू हाफ सी बी स्क्वायर, लेकिन C इक्वल्स टू जब Q बाई बी रखोगे आप, Q इक्वल्स टू C बाई बी रखो, C इक्वल्स टू Q बाई बी रखोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू C की जगह पे Q बाई बी, तो एक बी से भी तो हाफ क्यू बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ क्यू बी। और अगर इसी में v की जगह पे आप रख दोगे, v की जगह पे रखोगे कितना? v की जगह पे आप रखोगे Q बाई C। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये ठीक है? तो ये तीन फार्मूले होते हैं आपके पास। U इक्वल्स टू हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू बी
एंड हाफ क्यू स्क्वायर सी। कैसे आया ये सब देखो। तो बेटा एक अभी डिराइव कर रहा हूं कि हाफ सी वी स्क्वायर कहां से आया। देखो जब एक मिल गया तो इस सी की जगह पे कैपेसिटेंस के फार्मूले से आप क्या लिख सकते हो, तो सी में आप लिख सकते हो हाफ सी का फार्मूला बाई फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्वल्स होता है क्यू बाई वी। क्यू बाई वी, जब क्यू बाई वी रखोगे तो क्यू बाई वी रखोगे तो हाफ सी की जगह पे क्यू बाई वी और इनटू में वी स्क्वायर, तो एक वी से एक वी कैंसिल, तो यहाँ पर हाफ क्यू वी हो गया। ठीक है, दूसरी बार वी की जगह पे क्यू बाई सी रख दिया तो बेटा दूसरा फार्मूला तो ये आपके पास होता है स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए देखिए प्रोसीजर क्या है आपके पास। डेरिवेशन का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप कहीं पर देखो वी नो डीवी इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, डी डब्ल्यू बाई क्यू, यही तो होता है डी डब्ल्यू बाई क्यू, या वी इक्वल्स टू कितना होगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब आपसे कहा गया कि स्मॉल वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द dw by dq। कब, जब बहुत स्मॉल होगा क्या, डिस्टेंस सेपरेशन, और फिर dw की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, v into dq, क्या मिलेगा v into dq। तो v क्या है पोटेंशियल, v क्या है पोटेंशियल। अब टोटल वर्क डन जब आपको निकालना होगा तो टोटल वर्क डन के लिए v की जगह पे क्या रखोगे, v की जगह पे रखोगे q by c, क्या रखोगे v की जगह पे क्या रखोगे q by c। अब कहोगे कैसे, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाई V, तो V की जगह पे क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू Q बाई C, तो बेटा वही तो रखा इनटू dq और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेके Q तक, कहां से कहां तक, जीरो से लेके Q तक। तो बेटा वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, कितना Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसको जो वर्क डन होगा यही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्क देते हो तो आपका वर्क डन भी तो उसमें एनर्जी के फॉर्म में जाता है, तभी तो उसमें वर्क डन होता है। जैसे मैंने एक गेट को इधर से बंद किया तो बंद करने का मतलब जब मैंने उस पर वर्क डन किया तो मैंने अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर की, और जब वो ट्रांसफर हुई उसमें तो वो मूव करके दूसरी तरफ जाने लगा बेटा। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एक फार्मूला ये हो गया। अब q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं v into c, जब v into c रखेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर मिल जाएगा, और जब c की जगह पे आप q बाई v रखोगे तो हाफ क्यू स्क्वायर v मिल जाएगा। मतलब तीनों फार्मूले आपको जो है अलग अलग मिल जाएंगे। चलो लिख देता हूं, when q equals to c into v, q की जगह पे c v रखोगे तो ये मिलेगा u equals to हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। और जब यहाँ पर when c equals to q by v रखोगे तो कितना मिलेगा u equals to हाफ सी वी, सॉरी हाफ क्यू वी। तो बेटा एक फार्मूला ये मिला और एक फार्मूला आपके पास ये मिला, जल्दी से नोट कर ले इसे। अब देखिए अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए कुछ हमारे ट्रिक्स हैं, उन पे हम बात करने चल रहे हैं। रफ करें बेटा इसे, कर लो जल्दी कर लो, तो फिर उसके बाद बेटा बताओ कि फिर इसको रफ करें, रफ करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है जो अगला पार्ट बताने चल रहे हैं, वो ट्रिकी है थोड़ा सा। ट्रिकी कुछ नहीं है, बस समझना है कि वैल्यूज कैसे वैरी कर रही हैं। नॉर्मली बुक में भी बेटा वो चीजें उस तरीके से नहीं दी गई होती। जैसे
बुक में बस ये बता दिया गया कि व्हाट इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का किन किन चीजों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, बस इतना सा बता दिया और कुछ भी अलग से नहीं बताया। तो बस जो चीजें अलग से नहीं बताई गई हैं उन्हीं को हमें अलग से देखना है, बस इसमें कर लीजिए। तो बताइए बेटा, इसे रफ करें फिर। चलिए ठीक है। अगला जो है आपके पास वो है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग dielectric slab between plates, between plates। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्वांटिटी की बात की जा रही है। वैल्यू विदाउट ड्राइंग इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बैटरी रिमेन कनेक्टेड, मतलब यहां मिलेगा विथ के। विथ के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक के साथ, लेकिन इसमें दो कंडीशन मिलेंगी। एक कंडीशन होगी बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, और दूसरा है बैटरी is first disconnected, battery is first disconnected। चलिए पैरामीटर देखिए, पहला पैरामीटर जो है बेटा वो कौन सा है? पहला पैरामीटर आपके पास है कैपेसिटेंस। देखो पहले लिख रहा हूं फिर बताता हूं, कैपेसिटेंस। दूसरा है चार्ज ऑन प्लेट्स, ऑन प्लेट्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन प्लेट्स। नेक्स्ट है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सभी का फार्मूला देखो बेटा अलग अलग से। कैपेसिटेंस होता है C, ये होता है Q, ये होता है V। पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। F होता है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फोर्स बिटवीन, सॉरी, Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी होती है रो इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। प्लेट है ना, एरिया होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर समझो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सी तो समझ में आया, क्यू समझ में आया, वी समझ में आया, हम सी ये कैसे आया, एफ।
F equals to Q square upon 2 epsilon naught H। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा केस दिया गया। Q इक्वल्स टू क्या होता है, ये A होगा सॉरी। तो H की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है Q बाई Q इनटू E, और E की वैल्यू क्या होती है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो बेटा Q इनटू Q मतलब हमने किया क्या, F इक्वल्स टू होता है Q इनटू E। तो बेटा वो फार्मूला लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से सीधे सीधे आपने क्या कर दिया, उसे अप्लाई कर दिया, आपको सीधे सीधे आपका रिजल्ट मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। देखो जब बैटरी कनेक्ट रहेगी और उसमें बीच में आप इंट्रोड्यूस करोगे डाइलेक्ट्रिक को, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी और बीच में इंट्रोड्यूस करोगे डाइलेक्ट्रिक को तो इफेक्ट अलग होता है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके अगर इंट्रोड्यूस करोगे डाइलेक्ट्रिक को तो उसका इफेक्ट अलग होता है। चलिए देखते हैं बेटा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये के टाइम्स हो जाएगा, चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल अनअफेक्टेड रहेगा, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर बैटरी पहले से कनेक्टेड है तो। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो के टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ यू। एफ जो होगा वो के टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एफ। यहां पर के टाइम्स ऑफ सिग्मा हो जाएगा, लेकिन ये अनअफेक्टेड रहेगा। समझ पा रहे? अब देखो कहोगे कि डाइलेक्ट्रिक तो यूनिवर्सली इसको इफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कब, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फर्स्ट, पहले डिस्कनेक्ट करो और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करो, तब उसका अलग ही मजा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाकी चीजें जो है सब वैसे ही रहेंगी, सब के सब बेटा पलट जाएंगे। पहला अकेले रहेगा केसी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा, ये क्यू ही रहेगा, ये v बाई के हो जाएगा, ये u बाई के हो जाएगा, ये f बाई के हो जाएगा, सिग्मा अनचेंज रहेगा और ये e बाई के हो जाएगा। समझे? इसको नोट कर लो, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेंगे बेटा आपकी। चलिए ठीक है, तो ये आज की क्लास रही बेटा हम लोगों की। आज की क्लास में इतने पर रुक रहे हैं, कल ये चैप्टर खत्म है, फिर न्यूमेरिकल्स पे ही पहले और दूसरे चैप्टर के एनसीईआरटी पे काम करना है। आप कहोगे बचा क्या है चैप्टर में अभी, तो बेटा चैप्टर में बचा हुआ है अभी एनर्जी डेंसिटी बची हुई है, हालांकि ये कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग है बेटा, बस मतलब थोड़ा सा इतना सा पार्ट बचा हुआ है, 20 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर और बचा हुआ है बस, ठीक है ना। तो आज की क्लास को इतने पे ओवर करते हैं, कल हम लोग बेटा क्लास को फिर से लेकर के आगे बढ़ेंगे ना। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर क्लास को ओवर किया जाए। दूसरी चीज आप सभी, हाँ बेटा ले लीजिए। दूसरी चीज जिस गुड न्यूज की कल हम बात कर रहे थे, विवेक भैया ने आज शायद आप लोगों को ग्रुप में बताया भी होगा। तो बेटा इस चार्ट में ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना पड़े, लोड ना पड़े किसी के ऊपर, मई से ये चार्ज एप्लीकेबल होंगे। बट एक छोटा सा काम ये करिए कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे आप लोग प्लीज काम कर लीजिए, दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट फॉर अस। 9 to 12 की स्ट्रेंथ पे जो भी बच्चे हों वो आए, पढ़े, 2-3 दिन पढ़े, ठीक है ना, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं मैनेज करूंगा ना। 2-3 दिन में नहीं समझ में आता है तब वो ड्रॉप कर दे बेटा ना, फीस वो सब रिटर्न करवा दूंगा मैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, क्लास ओवर करते हैं, कल मिलेंगे बेटा 5 बजे फिर से, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, क्लास को ओवर कर रहे हैं, थैंक यू क्लास। सब कुछ सही चल रहा है बेटा सभी लोग, और कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, रेगुलर रहने की कोशिश करिए, जो बच्चे रेगुलर हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो रेगुलर नहीं है बेटा प्लीज वो रेगुलर रहने की कोशिश करें थोड़ा सा। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, स्टे सेफ एट द होम।